क्या एक सांसद भी कभी कानून के ऊपर हो सकता है? क्या एक महिला की आवाज विदेश से उठकर भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद हिला सकता है? जी हां, स्विट्जरलैंड में रहने वाली रोहिणी घावरी ने भीम आर्मी के संस्थापक और यूपी के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सिर्फ भावनात्मक शोषण या शादी का झांसा नहीं, बल्कि यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना को भी उन्होंने बताया है। ऐसे में इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इंदौर से विनोद यादव अंबेडकर जी, जो कि भीम आर्मी के उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। ये जो आरोप लगे हैं रोहिणी घावरी द्वारा चंद्रशेखर आजाद जी पर, आपको क्या लगता है, इस पर कुछ सफाई आप देंगे? देखिए, ये जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ कि इस पर कुछ चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कल जो है अपने फेसबुक से लाइव भी मैं आया था और मैंने अपनी तरफ से बात रखी, क्योंकि इस मामले में जहाँ तक कि चीज़ें हैं, मैं शुरू से इन सब चीज़ों से जानता हूँ। क्योंकि जो आरोप लगाए हैं रोहिणी जी ने चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर, वो निराधार है मुझे जहाँ तक लगता है। उन्होंने एक आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद की शादी हो चुकी है और उन्होंने मुझे बताया नहीं, लेकिन इस बारे में तो मैं खुद उनको जानकारी दे चुका था कि भाई कब दिए थे आप ये जानकारी? 2021 में ही, जब मैंने उनसे पहली बार, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिली थी, इंदौर की बेटी है। मैं कह रहा हूँ कि आप रोहिणी जी से कब मिले थे और कैसे मिले थे? एक्चुअली मैं इंदौर में ही रहता हूँ और रोहिणी जी जो है वो भी इंदौर की निवासी हैं। मैं भी शेड्यूल कास्ट से हूँ, वो भी शेड्यूल कास्ट से हैं। तो जब उनको ये स्कॉलरशिप की खबर मुझे मिली, तो मैं उस समय भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हुआ करता था। तो मेरे पास कहीं से खबर आई, कुछ साथियों ने नंबर दिया कि भाई हमारी इस प्रकार से हमारी बहन है, उनको स्कॉलरशिप मिली है और वो विदेश में जाकर के पीएचडी की पढ़ाई करेंगी। तो मैंने बड़ी, ये तो खुशी की बात है। मैंने उनके संपर्क नंबर मुझे मिले, उनसे बात की, उनको बधाई दी मैंने और उनके घर भी हम गए, एक बारी उनसे मुलाकात हुई, खाने पर भी गए उनके यहाँ पर हम। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी से बात करने के लिए उनने मुझसे कहा कि आप मेरी एक बार बात कराइए उनसे। तो मैंने, भाई ये भी अच्छी बात है, भाई बात कराना चाहिए। मैंने कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो है वो थोड़े व्यस्त थे, बात नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो हमने एक दो बार और प्रयास किया। जब वो स्विट्जरलैंड चली गई, 2019 में उनको स्कॉलरशिप मिली थी, 2020 में लॉकडाउन लग गया था, तो उस कारण वो जा नहीं पाई। वो 2000 लॉकडाउन के बाद में वहाँ गई। जब मेरी बात हुई उनसे, जब वो वहाँ पहुँच गई, तो मैंने उनको बताया कि आप शकुशल पहुँच गए, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा, भैया आप मेरी बात कराओ और नहीं तो मुझे नंबर दो। इस बात के लिए भी नंबर भी उनने मुझसे कई बार मांगे उनके भैया के, लेकिन वो अलाउ नहीं था मुझे देना। तो मैंने नंबर किसी को देना उचित नहीं समझा। मतलब नंबर मांगने के लिए, मतलब आपको क्या दिख रहा था उस वक्त? भाई कंसर्न पता चल जाता है इंसान का, नंबर क्यों मांग रहा है, कैसा है, क्या है। उन्होंने क्या लगता है, ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था नंबर के लिए आपके ऊपर? नहीं, दबाव वैसा नहीं, लेकिन जब भी हमारी बात हुई उन्होंने इस बात को जरूर मुझे कहा कि आप जो है मुझे नंबर दे दो, मैं खुद बात कर लूँगी। लेकिन मैंने मना कर दिया कि भाई मुझे अलाउ नहीं है नंबर जो है वो देना, अगर भैया कहेंगे तो मैं दे दूँगा। अब जब वो फिर वहाँ पहुँच गए, तो फिर मैंने जो है उनको फ़ोन किया, मैंने खुद सामने से कॉल किया उनको, आप कैसे हैं, स्वास्थ्य जानने के लिए, पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है। तो ये बातें हुई। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप बात क्यों नहीं कराना चाहते हो, क्या आपके चंद्रशेखर भैया, और वो भी भाई कहते थे उनके भैया को, कि चंद्रशेखर भाई मुझसे बात करना नहीं चाहते क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज से आती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वाल्मीकि समाज के बहुत सारे हमारे साथी जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में जो है पदाधिकारी और कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, वो आपसे बात भी करेंगे, लेकिन समय नहीं। फिर मैंने भैया से कनेक्ट करने की कोशिश की और मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करी। तो मैंने उनको अभी एक मिनट विनोद जी, जब आपने ये चीज़ें जो है चंद्रशेखर जी को बताई कि ऐसी ऐसी बात है, आपसे रोहिणी घावरी जी बात करना चाहती हैं, तो उनका क्या कहना था उस पर? भाई उनका तो, जब फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो उन्होंने तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भाई उस बहन को बधाई देना हमारी तरफ से भी, और उन्होंने ये भी मंशा जाहिर करी कि हम उससे बात भी करेंगे जब पहली बार हुई। और जब लास्ट टाइम जब मैंने बात कराई थी, उस समय भी उन्होंने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, मैं कुछ देर में करता हूँ। फिर भैया का सामने से कॉल आया, मैंने बात कराने की कोशिश की, लेकिन
कॉल हमारा कनेक्ट ही नहीं हो पाया व्हाट्सएप पर, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड में है। ये नॉर्मल कॉल जो हमारी होती है वो होती नहीं, वहाँ ISD होती है। तो जी वो जी कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर उसके बाद मैंने नंबर जो है वो रोहिणी जी को, चंद्रशेखर आज़ाद साहब का दिया। बिल्कुल। तो ये 2021 की बातें हैं जब रोहिणी जी स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुई हाँ। और आप जो है उधर आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से आप रोहिणी जी से मिले कि आपकी तरफ की लड़की है, स्कॉलरशिप मिला है, स्विट्जरलैंड गई है PhD करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, इससे आप बात करो, ठीक है। हाँ। अब आप जब उनसे बात किए तो आपसे ये हर बार कॉल में जिक्र किया जाता था रोहिणी घावरी जी द्वारा कि आप चंद्रशेखर जी से हमारी बात कराएं। हाँ, ये हमेशा कहा गया मेरे को कि आप मेरी बात कराइए। और मुझे ये चीज़ें उस समय तो ठीक लगी, क्योंकि भाई हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारी समाज की बेटी विदेश में जाकर के PhD कर रही है मार्केटिंग में। तो हमारे लिए बड़े गौरव की, खुशी की बात भी थी। तो मैं भी उत्साहित था कि मेरे माध्यम से अगर चंद्रशेखर आज़ाद साहब से बात होगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मेरा वो प्रयास था। लेकिन जो वर्तमान की चीज़ें आज सामने आई है उससे ऐसा लगता है कि मंशा उस समय ठीक नहीं थी, कुछ और मंशा थी। जी, लेकिन अच्छा, बात मतलब किसी मुद्दे को लेकर के बात करना चाह रही थी चंद्रशेखर जी से या फिर बस ऐसे ही बात करना चाह रही थी? देखिए, पहला मुद्दा तो यही था कि उनको स्कॉलरशिप मिली है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और दूसरा मुद्दा ये था, उनने मुझे बीच बीच में जब हमारी बात हुई व्हाट्सएप पर तो उनने ये भी कहा कि भाई हम UN में ये बातें उठाएंगे, हमारे जो श्रमिक हैं इन मध्य प्रदेश के, पूरे देश के, जो हमारा जो लेबर जो है उनके लिए हम वहाँ पर बात रखेंगे, ताकि इस देश में, इस देश की सरकार को भी कुछ बात हम पहुँचा सकें। उन्होंने इस बात पर एक बार मुझे कहा था कि भाई हम इस पर करेंगे, मैं इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रही हूँ, आप भी इसमें जुड़ो। अगर चंद्रशेखर भाई इसमें हमारी सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तो भाई मुझे भी अच्छा लगा कि भाई हम इस माध्यम से भी समाज की कुछ मदद कर सकते हैं। तो एक इस पॉइंट पर भी हमारी चर्चा हुई 1-2 बार इस बारे में। अच्छा, तो क्या उन्होंने वो आवाज़ उठाई UN में लेबर कम्युनिटी के खिलाफ? मुझे नहीं लगा ऐसा, कभी कोई मैंने न्यूज़ भी नहीं देखी। मतलब एक हवाला दिया गया, जिसको बिल्कुल, लॉलीपॉप बिल्कुल। बोलते हैं हाँ। कि आप उनको नंबर शेयर कर दें, वो उनसे कनेक्ट हो जाएं और बीच से आपका पत्ता हाँ, ये बात तो सत्य है। आज सत्य लगती है वो बात, क्योंकि मैंने अच्छा, नहीं देखा। आज क्यों सत्य लगती है ये बात आपको? जी हाँ। आज क्यों सत्य लगती है विनोद जी? क्या वास्तव में आपका पत्ता कट चुका है? आप जो कनेक्शन करवाने वाले, आप नंबर शेयर करने वाले आप हैं, आप कॉल पे बात करवाने चंद्रशेखर जी से, रोहिणी घावरी की आप हैं, तो आपका पत्ता क्यों कट हो गया? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि हमारी एक बारी चर्चा चल रही थी, क्योंकि थोड़ा डे नाइट का फ़र्क रहता है यहाँ भारत में और वहाँ पर। तो मेरी रात को कुछ 11-12 बजे के आसपास बात हो रही थी, मेरी जो है घर के अंदर ही मैं बैठा हुआ था। तो उस समय हमारी चर्चा चल रही थी। उनने कुछ शब्द ऐसे कहे, मुझे लगा कि यार ये गलत है, शायद ये रोहिणी जी जो है वो गलत दिशा में जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जी को जैसे शब्द बताइएगा, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा कि मतलब किस प्रकार के शब्द थे? उनने यही जो आज कह रही है कि रिलेशन में है, ऐसा है वैसा है, तो बोले हम वैसा है। तो मैंने, देखो आपको मैं बताऊं, मुझे तो नहीं पता, चंद्रशेखर आज़ाद जी की साइड से तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, इनने मुझे जानकारी दी। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा, आपसे बताया कि मैं चंद्रशेखर जी के साथ रिलेशनशिप में हूँ? हाँ, तो मैंने उनसे स्पष्ट ये बात कही कि मैंने, बहन आपको पता होगा उनकी शादी हो चुकी है, और चंद्रशेखर आज़ाद जी की शादी सन 2020 में हो चुकी है। उनका बेटा है, 2021 में उनका बेटा हुआ। ये बात उनको मैंने बताई, ये 2021 में ही बताई ये बातें मैंने। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम इस मामले में क्यों पढ़ रहे हो, तुमको क्या लेने देना है इस विषय से, वो मेरा मसला है, मैं निपट लूंगी, मुझे क्या करना है। तो मैंने, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैंने उस बात को फिर ख़त्म कर दिया। फिर वो बाद में भी मतलब उनको शुरुआती तौर पे ही पता था कि चंद्रशेखर जी की शादी हो गई, उनका एक बेटा भी है, ये चीज़ें उनको पहले से पता थी? बिल्कुल, मैं खुद बताने वाला हूं। ये जो आरोप लगा रही हैं कि चंद्रशेखर जी की शादी वाली बात ही हमें बाद में पता चली, अब तक वो हमारे साथ जो है कथित तौर पे जो बता रही हैं कि सब कुछ हो चुका हमारे बीच, ये सारी चीज़ें, और हमें एक अंधेरे में रखा गया। अब देखिए, मैं अगर आपको ये कह रहा हूँ कि मैं उनको 2021 में इस बात से अवगत करा चुका हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब शादीशुदा हैं, उनका एक बेटा है, तो फिर ये सब बातें निराधार और झूठी हो गई, ऐसे ही सिद्ध हो गया, सीधे से सिद्ध हो गया है। मैंने तो उनसे
हाँ, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी और मेरी जो चैटिंग होगी आपने रखी होगी उसको संभाल कर, आप उसको वायरल करो, उसमें दिख जाएगा कि मैं उनको कब कब इन बातों से अवगत करा चुका हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन विनोद जी, अब मुद्दा ये आता है कि रोहिणी जी, अब ये जो हो रहा है चीज़ें, ट्विटर पे वो लगातार ट्वीट कर रही, सोशल मीडियाज़ पे पोस्ट डाल रही हैं, जी चंद्रशेखर जी पे कुछ मतलब विरोधाभास कर रही हैं जी। तो आपको ये जो पूरी कहानी लग रही है, आपके हिसाब से ये क्या, मतलब एक प्रकार से ये सारी चीज़ें सही हैं या कथित तौर पे किया जा रहा है? देखिए ये या सब फिर एक कोई स्क्रिप्ट है? ये सब स्क्रिप्टेड है, ये फेम पाने के लिए। और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि किसी और के कहने से, किसी और जैसे किस पर शक, किस पे है शक तो भाई अच्छा, पिताजी क्या, इनका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड पे थोड़ा हम चर्चा करें। देखिए बैकग्राउंड की मैं आपको बात बताऊं, बैकग्राउंड में आपको बताता हूं। पहले मैं ये बात कह दूं कि वो सब चीज़ें जो है वो षड्यंत्र के तहत की जा रही है, ये बात सत्य है। बैकग्राउंड में बताता हूं, इनके फादर साहब जो है वो कांग्रेस पार्टी के इंदौर संभाग के जो है वो प्रवक्ता हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन होती है वो भी प्रवक्ता होना, एक संभाग स्तरीय पे एक बहुत बड़ी पार्टी का, मतलब साफ तौर पे किसी पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी के, बिल्कुल। और कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय ही उनको स्कॉलरशिप भी मिली है। तो उनके पिताजी जो है वो एक तो पॉलिटिशियन है, उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा, जो लास्ट चुनाव इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ, नगर निगम का। दूसरी चीज के ये बात सत्य है भाई, हर किसी के माँ बाप ने अपने लिए, उन बच्चों के लिए संघर्ष किया होगा, बहुत परेशानियां उठाई होगी, तब जाकर के उनको पढ़ा लिखा पाए, अच्छा जीवन दे पाए, ये बात सत्य है। लेकिन मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं उनके घर गया हूँ 2-3 बार, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो वेल नोन, बिल्कुल फाइनेंशियली ठीक है, उनकी कंडीशन वैसा नहीं है अभी आज वर्तमान में। पुराने समय की मुझे नहीं पता क्या कंडीशन थी। अब वो पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। 2019 में उनको जो है वो फेलोशिप मिली है, स्कॉलरशिप मिली है कांग्रेस गवर्नमेंट की ओर से। मैं एक और आपको इसमें जानकारी दूंगा, ये मैंने सवाल भी उठाया था उनसे, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हाँ। इंदौर के उनको जो स्कॉलरशिप मिली है, उनको उनके क्वालिफिकेशन के दम पर वो स्कॉलरशिप नहीं मिली है। फिर जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस दम पर नहीं मिली है, वो रिकमेंडेशन से मिली है। और मतलब रिकमेंडेशन, हाँ, किसी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि साहब ये इसको देख लीजिए, गरीब घर की बेटी है, पढ़ाई लिखाई में ठीक है, इसको स्कॉलरशिप दे दीजिए। हाँ, होगी, ऐसी बात हुई होगी। लेकिन जहाँ मुझे पता है, क्योंकि देखिए सर, मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे ऐसी जानकारी है, और ये पेपर की मेरे पास न्यूज़ कटिंग भी है, और अच्छा। जो हाँ जिस विभाग के माध्यम से वो जानकारी साझा की जाती है, उसका भी मेरे पास में एक स्क्रीनशॉट है, जो उनके खुद के पिताजी ने जब उनको स्कॉलरशिप मिली थी तब उनके फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था। उसमें लिखा, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति विभाग ने किसी विदेश में पीएचडी के लिए 1 करोड़ की स्कॉलरशिप प्रदान की। 4 बच्चों के नाम है, प्रेमलता बेगा, अंशिका आदिवासी, रोहिणी घावरी, अनीता भूरिया। इन चारों में जो 3 बहनें हैं, वो तीनों बहनें जो है वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, और मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय लगभग 22% के आसपास है। तो इसमें शेड्यूल कास्ट की बहन कैसे आ सकती है? वो गई, मुझे बड़ी खुशी है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन किस तरीके से गई, मुझे वो उस पर आपत्ति है आज, कि भाई आप आदिवासी समाज के स्कॉलरशिप पर कैसे जा सकती हैं? तो ये तो बिल्कुल रिकमेंडेशन से ही हुआ होगा, बगैर रिकमेंडेशन के तो हो नहीं सकता कि आप आदिवासी सीट पर आप शेड्यूल कास्ट का बच्चा वहाँ जा सके। तो इस बात से स्पष्ट होता है। और इसके लिए भी भाई एविडेंस के रूप में मैंने आपको ये पढ़ करके बताया, जो एक साइट है, उसकी वेबसाइट, क्या नाम है वेबसाइट का? careerdestaacademy.com। कोई नहीं, वो तो स्क्रीनशॉट तो आप हम सामने लगा देंगे, वो चीज़ तो है ही है, वो तो देख ही रहे हैं, पब्लिक हमारी देख रही है स्क्रीनशॉट। जी जी। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि ये जो आरोप रोहिणी जी द्वारा लगाए जा रहे थे, फिलहाल तो अभी हमने बात की बैकग्राउंड की, उनके पिताजी क्या करते हैं, रोहिणी जी स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर चुकी हैं। अब बात करेंगे उनकी माता जी क्या करती, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि माता जी उनकी सफाई कर्मचारी हैं।
उनने दावा किया था और मैंने इस पर सवाल भी उठाया था कि भाई आपकी माताजी कौन सी जगह जो है वो सफाई का काम करते हैं उनके सम्मान के साथ में। किसी भी बहन, किसी भी माँ, सब मेरी भी माँ है, बहन है, उनके सम्मान के साथ आप, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे ये चीज़ें कह रही हैं, लोग उसको देख रहे हैं और किसी व्यक्ति के जीवन पर, उसके चरित्र पर एक लांछन लगाया जा रहा है, तो फिर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि भाई आपकी माताजी कौन से विभाग में कहाँ पर काम करती है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, आप बताएं करके। मैंने 3 सवाल किए थे। एक ये सवाल मेरा था माताजी के विषय में, जो उन्होंने कहा कि मेरी माताजी सफाई कर्मचारी हैं। दूसरा, उन्होंने पीएचडी के लिए जो स्कॉलरशिप मिली उसका, तो मैंने उसके लिए भी कहा कि आपको कैसे मिली स्कॉलरशिप, किस योग्यता के आधार पर आपको स्कॉलरशिप मिली। और मैंने कल मेरे लाइव में भी ये बात कही कि ये सोशल मीडिया, ये जो आपकी जो स्कॉलरशिप है, ये आपको एसटी कोटे से मिली है या एससी के कोटे से मिली है। तो इस बात पर भी मैंने सवाल किया था। और एक सवाल मैंने ये किया था कि आप चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि उनने शादी के बारे में मुझे नहीं बताया, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो वो मैं क्लियर कर चुका हूँ, आपको मैं कल भी क्लियर कर चुका हूँ कि मैं सन 2021 में इस बात को क्लियर कर चुका था। और एक और चीज़, वो भी इस बात को कभी ठुकरा वो नहीं कर पाएंगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बेटे के लिए वो स्विट्जरलैंड से जब पहली बार भारत आई थी, तो उनके बेटे के लिए वो ड्रेस जो है वो परचेस करके लाई थी गिफ्ट करने के लिए। और एक ये इसके लिए भी मैं आपको बताऊं, उसकी लिंक मैं दूंगा। इनने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि मैं उनसे, उनकी फैमिली से मिली हूँ, दिल्ली में मिली हूँ, और वो चीज़ है। तो भाई फैमिली से मिली है तो बेटा फैमिली का मेंबर है, वाइफ फैमिली की मेंबर है, उनकी माँ, उनके भाई, उनके जो परिवार के लोग हैं वो सब फैमिली मेंबर है, उनसे भी मिली है। भाई मैंने एक मीडिया रिपोर्ट्स में देखा कि ये दावा कर रही हैं कि इनको अभी तक अंधेरे में रखा गया। शादी का एक जो वो है बताया गया कि चंद्रशेखर जी आपसे शादी करेंगे। ये भी कहती हैं कि स्विट्जरलैंड भी आने के लिए चंद्रशेखर जी तैयार थे। तमाम ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही चंद्रशेखर जी के साथ इन पर। लेकिन साफ तौर पे जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि ये चंद्रशेखर जी की फैमिली से मिली हैं, लेकिन अब ये जो निराधार आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या वास्तव में कथित तौर पर हैं या फिर सही हैं? नहीं, और ये सही तो हो ही नहीं सकते। मैं तो क्रॉस कर रहा हूँ ना, आपके सामने मैंने जवाब दिया। अगर आप शादी की बात हम करें तो शादी की बात मैं भी बता चुका हूँ, उनको खुद को पता है। जब उनको ये पता है, वो बेटे के लिए कपड़े अगर लेकर के आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है, उनको पता है कि भाई वो शादीशुदा है, उनका बेटा, उनकी वाइफ है। और ये 2021 की बात है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बात और बताऊं, 2021 में मध्य प्रदेश में उपचुनाव थे, ठीक है, उस उपचुनाव में वो आए थे, ठीक है, उसी समय शायद वो उनकी फैमिली से भी मिले। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर कट हो जाती है, खत्म, कि उनको पता नहीं था कि मुझे मेरी शादी हो चुकी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। जी हाँ, तो ये बात है। वो ये भी बोल रही हैं, फिर वो खुद अपने आप को स्कॉलर कह रही हैं। अच्छी बात है, उनको उनके विषय में खूब ज्ञान होगा। मैं भी चाहता हूँ कि वो खूब तरक्की करें अपने जीवन में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी काबिलियत क्या है जो आपने इतनी बड़ी स्कॉलरशिप ले ली। अगर रिकमेंडेशन से मिली तो मैं समझता हूँ कि वो आपकी काबिलियत नहीं है, वो आपके पापा की पॉलिटिकल पावर का बेनिफिट है आपको। वो आपकी योग्यता के आधार पर आपको वो नहीं मिला है, मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं इसको क्लियर भी कर चुका हूँ, मैंने आपको बताया, मैं आपको डिटेल भी शेयर करूँगा इसके बारे में। बिल्कुल। और विनोद जी, लेकिन अभी एक मुद्दा बच रहा है। वो मुद्दा है कि रोहिणी जी कहती थी कि हम चंद्रशेखर जी के पार्टी में काम कर चुके हैं उनके साथ, और जब वो देखती थी कि बैगों से, पैसों से भरा बैग आता था, तो उनको लग गया कि ये पार्टी का कोई प्रावधान नहीं है, कोई जो है नारा नहीं है, ना कोई गोल है, बस खाली ये पैसा कमाने के लिए ये खाली किया जा रहा है, उनका ऐसा कहना है। अच्छा, एक और बात, तभी से साथ छोड़ दी। आप पहले ये चीज़ स्पष्ट करिए कि आपको क्या लगता है कि ये रोहिणी जी कभी पार्टी में काम किए भीम आर्मी में? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ सर। आप बैठे हैं अभी आपका स्टूडियो में, मैं यहाँ पैसों का बैग लेकर के बैठा हूँ, तो वो बैग आपको कैसे दिखेगा? अब कोई भी नेता, अगर आप उसके ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं इस प्रकार से, नेशनल लेवल पर हजारों लाखों करोड़ों लोग जिस व्यक्ति को फॉलो करते हैं, क्या वो तो आपको ये नहीं बताएगा कि मेरे पास करोड़ों रुपए के बैग आए हैं? तो ये तो सरासर झूठ है ना। आप स्विट्जरलैंड में बैठ करके आप इतने अंतर्यामी हैं। हाँ जी,
वो तस्वीर शेयर की, ट्वीट की है उसको लेकर के वो। सर ऐसे झोले के फोटो में भी 10-20 आपको भेज देता हूँ पैसों से भरे हुए बंडल के। क्या बड़ी बात है। जी, सोशल जी। मीडिया पे जमाने के लोग शेयर करते हैं, कोई बड़ी बात है क्या उसको दिखाना? तो मतलब साफ तौर पे ये चीजें उनकी गलत हैं कि वो जो झोले का पैसे की फोटो शेयर की हैं वो एक साफ तौर पे आरोप लगाना है। आप उसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे सर, बताएं? आपको कोई जी। व्यक्ति उसके साथ दिख रहा है, उठा करके दिख रहा है, कंधे पर रखा हुआ दिख रहा है, कि उसके साथ फोटो क्या दिख रहा है? खाली झोले का फोटो है, झोले के अंदर पैसे रखे हुए हैं। ऐसे में हजारों में कह रहा हूँ ना कि आपको 10 फोटो दे दूंगा ऐसे। अच्छा, उनका एक आरोप ये भी है कि चंद्रशेखर जी अगर कहीं रैली करने जाते तो वो पहले से बता देते हैं कि भाई 15 गाड़ी से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं रैली करने नहीं आऊंगा। ना ना ना, झूठ है, सरासर झूठ है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 2019 में पहली बार चंद्रशेखर आजाद जी 14 अप्रैल को आए थे बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर नमन करने। उस समय में भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष था। वो पूरा प्रोग्राम मेरे नेतृत्व में हुआ। और मैं इस बात को आपको मैं बताना चाहूँ, वो व्यक्ति इतने डाउन टू अर्थ हैं कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि तुम होटल के लिए परेशान मत होना, किसी के घर पर हो तो मेरी व्यवस्था उस घर पर रुकने के लिए करना, वहीं खाने पीने की। और मैं बता रहा हूँ, मैं खुद मेरे घर से खाना बना करके उनके लिए लेकर के गया। गाड़ी अरेंज करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सी गाड़ी अरेंज करता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई डिमांड नहीं हुई। मैं एक और बात बताता हूँ उस आदमी के जमीन से जुड़े हुए होने की। हम एक भोपाल में हमने एक आंदोलन किया, चंद्रशेखर आजाद साहब उस आंदोलन में हमारे साथ आए, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ। मॉर्निंग में मेरे खुद के पास डिजायर गाड़ी थी, 2021-22 की मैं बात बता रहा हूँ। तो उस गाड़ी से चंद्रशेखर डिजायर कार से हम एयरपोर्ट छोड़ने गए चंद्रशेखर आजाद साहब। तो आप समझिए वो आदमी जब इतना डाउन टू अर्थ है कि वो इस बात पर भी विचार नहीं कर रहा है कि वो कौन सी गाड़ी से जा रहा है, तो ये तो झूठ बात है कि गाड़ी की डिमांड होती है, ये सब झूठ है। लेकिन रोहिणी जी का आरोप है कि वो पार्टी में काम कर रही थी और जब गलत काम वो देखी पार्टी के द्वारा करते हुए तो उनका वो विरोध करने लगी, तो उसके बाद उनको जो है संगठन से बाहर कर दिया गया। ऐसी अब खबर ये तो चीजें कैसे आप, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है सर कि वो पार्टी के लिए काम करती थी। कोई ऐसा लेटर हो उनकी नियुक्ति का तो वो दिखा सकें अगर, क्योंकि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप कार्यकर्ता बन सकते हो, लेकिन आपको सदस्य बनने के लिए भी एक कम से कम एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, किसी पार्टी के सदस्य होना है तो कम से कम वो उस सदस्यता का वो फॉर्म जो है वो दुनिया को दिखा दे। और बाकी आप खुद समझदार है सर, इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से। तो अच्छा एक बात बताइए, चलिए ये चीज़ें तो हम क्लियर कर लिए कि चंद्रशेखर जी का ये जो शादी वाला मैटर था कि उनको पता नहीं था, वो चीज़ें तो पहले से उनको पता चल गई, आपके द्वारा बताई गई। अब मैटर ये आता है कि शादी जब उनको पता था कि इनकी शादी होगी, इनके बच्चे, इनकी बीवी है, तो फिर ये कैसा, ये जो कह रही है कि रिलेशनशिप हमारे साथ और उनका चल रहा है, ये चीज़ें सर आप समझिए ना पूरा। आपको लगता है क्या चंद्रशेखर जी रिलेशनशिप में थे? एजेंडा है ना सर, एजेंडा है। आप बताएं सर, जिस व्यक्ति को अगर 2021 में ये बात पता चलती वो तो उस समय से चिल्ला चोट कर रहा होता कि भाई ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। तो ये तो एजेंडा है करता ही नहीं ना, मेरे हिसाब से तो वो करता ही नहीं। हाँ, वो तो आप देखिए, आप वर्तमान की जो परिस्थिति को मैं देखता हूँ, जब आप स्विट्जरलैंड से आए, इंदौर में उनका प्रोग्राम हुआ, दो राजनीतिक दल के लोग उस पूरे कार्यक्रम में रहे, भाजपा और कांग्रेस के लोग। ठीक है सर। अच्छा, पहला पॉइंट। तो आप किसी राजनीतिक दल से पहले से जुड़े हुए हैं। इससे पहले आप स्मृति ईरानी जी से मिले, उस समय वो मिनिस्टर थी, वो एक अलग बात है, वो यूएन में गए, अपनी बात रखी, स्विट्जरलैंड में उनकी मीटिंग थी, ठीक। लेकिन आप जब भारत आए तो आप दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी से मिले, जो अभी वर्तमान में सांसद भी हैं भाजपा से। आप आज वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अपने जो पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी, आप उनसे मिले, ठीक। आप जो है वो एक नाथ शिंदे जी जो हैं, वो शिंदे जी जो है महाराष्ट्र के सीएम, अभी डिप्टी सीएम है, आप उनसे भी मिले। मैंने आपको फॉरवर्ड किया है उनके फोटोज उनके साथ में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें सब सामने लगी हुई हैं। आप पॉलिटिकली रूप से देखिए कि आप पहले से इन लोगों से, सर मैं भी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अगर मुझे इन सब लोगों से मिलना होगा तो मुझे एडी चोटी का जोर लगा देना पड़ेगा, मैं तब मिलूंगा। और आप इतनी इजीली मिल रही है तो कुछ तो बात होगी ना साहब, आपका कनेक्शन कहीं होगा। तो बीजेपी कांग्रेस से दोनों से होगा।
और दूसरी चीज़ है सर, 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलना इतनी आसान बात नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आदिवासी समाज में ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी उससे कि उस समाज की बेटी या उस समाज का कोई बेटा इतना काबिल नहीं हो कि वो स्कॉलरशिप ले सके। तो 4 लोगों में 3 लोग आदिवासी और एक शेड्यूल कास्ट कैसे हो सकता है, वो भी आदिवासी की सीट पर जा रहा है। तो ये बड़ी सोचने की बात है ना कि आपकी पावर है पहले से, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने पहले दिन से इस बात को तय कर लिया था कि आपको इन फ्यूचर इन सब चीज़ों का एक एजेंडा खड़ा करना है, एक षड्यंत्र करके किसी के ऊपर ब्लेम करना है, उसको बदनाम करना है। और एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ सर आपसे। जी। मैंने जब कल लाइव आने के लिए मैसेज किया तो उनका कॉल आया, ठीक है, कॉल आया तो मैंने 2 कॉल अटेंड नहीं किए, वो व्हाट्सअप कॉल हुए। तीसरी कॉल मैंने अटेंड किया, उससे हमारी बात हुई और मुझे उनने एक बात कही, मतलब वो अपने आप को बहुजन मूवमेंट की हितैषी बताती हैं। मैं उनके सम्मान के साथ में उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुजन मूवमेंट की हितैषी अगर आप हो सकती हैं तो भारत का सबसे बड़ा संगठन जिसका नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, जिसके फाउंडर चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी हैं, आप उस भीम आर्मी के आंदोलन को खत्म करने की धमकी आप मुझे दे रही हैं कि मैं खत्म कर दूंगी भीम आर्मी को। तो आप पहली एक्टिविस्ट नहीं हो सकती जो बहुजन मूवमेंट के लिए काम करना चाहती है। मैं एक आपको होर्डिंग भेजूंगा सर। आप मतलब साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि ये जो है राजनीतिक विरोधियों द्वारा इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। बिल्कुल, आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, आप 2019 में आपने स्कॉलरशिप मिली, आप चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर कह रही हैं कि वो बहुत गरीब थे, मैंने गरीब आदमी से अब वो अमीर हो गए तो मुझे छोड़ दिया, ये सब वो आरोप लगा रही हैं। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी चंद्रशेखर आज़ाद जी के पीछे भागने की कि भाई मुझे उनसे बात करना ही है जब मैं वहाँ जा रही हूँ? भाई अगर आपको लगता है कि आप बहुजन मूवमेंट के बहुत हितैषी हैं तो आपको फिर बहन जी को भी कॉल करना था, क्योंकि आज वर्तमान में भी भाई वो बहुत बड़ी लीडर है इस कम्युनिटी की पूरी, और पूरे देश की सबसे बड़ी लीडर है। तो भाई आपने उनसे कितनी बार प्रयास किया बात करने का? आप कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो भाई इस बात पर भी तो आपको गौर करना पड़ेगा, इस बात का भी तो जवाब देना पड़ेगा कि आपने बहन जी से कितनी बार प्रयास की बात करने के लिए। आप जब किसी बात को कहती हैं, मैं आपको ये बताऊंगा, मैंने उनके स्टेटमेंट भी जो है देखे हैं, उन्होंने बहन जी के बारे में लिखा, उनके फेसबुक प्रोफाइल पर आप जाकर के चेक करना, उनकी प्रतिक्रिया है रोहिणी गावरी जी की, ये डॉक्टर रोहिणी गावरी जी की, आप कभी हमारी थी ही नहीं, बेवकूफ़ थे हम लोग, हम जो आपको अपना नेता मान बैठे। ये आरक्षण में वर्गीकरण वाला जब मामला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के एक जो है वो जजमेंट दिया था, ये उस समय की बात है, ये इनकी पोस्ट है, ठीक है। आज से आप 1 साल पहले बहन जी को गाली दे रही थी, आज आप बहन जी को वापस से वही। तो आप हर पॉइंट पर जहां आपको लगता है, जहां आपको सूट होता है कि मेरे लिए पॉजिटिव है, मेरे लिए नेगेटिव है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है, आप वो सोच समझ करके आप अपने नेता को चुनते हो। नहीं तो आप बहन जी को एक दिन गाली देते हो, एक दिन आप उनको नेता बना लेते हो, तो भाई ये कैसे पॉसिबल है? भाई विचारधारा वाला आदमी अपनी विचारधारा से कैसे हटेगा? मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ, मैंने उनको पढ़ा, मैंने समझने की कोशिश की उनको, वो पूरी एक दुनिया है, मैंने कोशिश की, मैंने ये जाना कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या चीज़ है, मैं उस विचारधारा को कैसे छोड़ सकता हूँ? बिल्कुल। खैर ये बताइए विनोद जी, रोहिणी जी इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज करवा रही हैं और वो ये भी दावा करी हैं कि अगर मैं इंडिया आऊँगी तो मुझे जान से मार देंगे, जान से मारने की बात उनने बोली है, एफआईआर भी दर्ज करवाई। क्या उनके पास पर्याप्त मुद्दे हैं, पर्याप्त दावे हैं उनके पास? शायद मैं सही हूँ, अभी वो इंडिया में ही है, मुझे जहाँ तक जानकारी है, अगर मैं सही हूँ तो इंडिया में ही है वो, और इससे पहले भी कई बार इंडिया आ चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई जान से किसी को मार देगा। अभी इंडिया पे होने का क्या सेकंड, मेरी बात लेट मी कंप्लीट। मैंने जो है वो आपको एक जानकारी देने के लिए एक और बात मुझे कहनी है कि आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि भारत में एफआईआर कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो मुझे कोई परेशान करता है तो मुझे सिर्फ थाने जाना है, थाने जाकर के हाँ, कई थानों पर मैं पुलिस की कार्रवाई से उसमें वो भी नहीं संतुष्ट नहीं हूँ, कई बार होता है, लेकिन अगर महिला का मामला होता है तो देश के संविधान में जो महिला प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कानून व्यवस्था बनाई जिसमें हिंदू कोड बिल में महिलाओं को विशेष अधिकार दिए, उसके तहत जब महिला अपनी कोई दुख लेकर के थाने जाती है तो सबसे पहली प्राथमिकता में एफआईआर दर्ज करना जिम्मेदारी हो जाती है वहाँ के उच्च अधिकारी की। तो आप एफआईआर करना चाहते तो 2022 से, जब से आप इस बात को कह रही हैं कि मुझे 2022 में पता चला, आप तब करा देती।
और आप कह रहे हैं, अभी उनका मैंने एक MP तक पर वो एक डिबेट सुना, उसमें उन्होंने कहा कि मैं डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रही हूँ। तो FIR करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं साहब? FIR तो जो आपके ऊपर बीती है, आप जाकर अपनी बात करो, अपना स्टेटमेंट दर्ज कराओ, आपकी FIR हो जाएगी बस। उसके बाद सब कुछ ट्रायल कोर्ट में होता है, कोर्ट में आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा अगर कुछ करना है तो ये तो सिर्फ एक फेम पाने के लिए है, झूठा फेम पाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए है। और षड्यंत्र के तहत राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के एजेंडा बना करके ये काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद साहब को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को, क्योंकि उनको पता है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कई लोग नहीं चाहते हैं कि वो ग्राफ बढ़ता चले। कई लोगों की हो सकता है कि उससे भविष्य में नुकसान होगा, तो वो उसकी भरपाई कर रही है इस माध्यम से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो दलित आंदोलन के नेतृत्व करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जी, इन पर ऐसे आरोप लगते हैं तो क्या समाज में क्या संदेश जाता है? एक बात बताइए सर, कौन से नेता पर आरोप नहीं लगे? आज वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके ऊपर उनकी पार्टी के एक सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप जानते होंगे, उन्होंने खुद आरोप लगाए महिलाओं को लेकर के। तो आरोप लगते हैं, आप नेहरू जी को छोड़ देंगे क्या? नेहरू जी के ऊपर आरोप नहीं लगे? नेहरू जी के ऊपर आरोप लगे, मुलायम सिंह जी के ऊपर आरोप लगे, ऐसे कई लोगों पर आरोप लगे, कांशीराम साहब पर आरोप लगे। तो ये राजनीति में अगर किसी का कद बढ़ रहा है तो आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आरोप लगाए गए कई प्रकार के, तो उसको हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते ना सर। कहा जहां आदमी का कद बढ़ने लगा। अच्छा, आप क्या मानते हैं, क्या अगर इस पर FIR दर्ज उनके द्वारा कराई जाती है तो क्या ये जांच का विषय बनता है? चंद्रशेखर जी से पूछताछ होनी चाहिए इस मामले पर? देखिए, फिर वो प्रशासनिक लेवल पर होगा, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर FIR होती है, सब चीज़ होती है, तो उन सब चीज़ों के लिए जवाब। लेकिन विनोद जी सबसे बड़ा मुद्दा, चलिए ठीक है मैं समझ गया, वो तो प्रशासनिक लेवल पे होगा, वो उनका मैटर है, ठीक है जी। लेकिन ये बताइए, एक आप उपाध्यक्ष हैं जिला के, लेकिन प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं आप, मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन ये बताइए कि विनोद जी, अभी तक चंद्रशेखर जी का कोई बयान नहीं आया इस मुद्दे पर। तमाम तरीके से मीडिया में ये खबरें ट्रेंड कर रही हैं, चल रही हैं। उनको एक साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि अगर ये साबित नहीं हुआ तो एक डिफेम करने की कोशिश भी की जा रही है। नहीं, डिफेम क्यों करना है? अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं किया है तो उस पर डिफेम करने की क्या जरूरत है? किसी को दुनिया कह रही है, उनको दुनिया भरा बुरा कहती है, तो सबका जवाब थोड़ी देने बैठेगा कोई। एक बात उन्होंने कही कि इसको लेकर के जो स्टेटमेंट बार बार दिए जा रहे हैं, मीडिया ने सवाल पूछा किसी प्रोग्राम में उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं महिला का सम्मान करता हूं, महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, मैं ऐसे कहीं पर भी जो है वो स्टेटमेंट इस पर नहीं देना चाहता हूं। अगर वो कोर्ट जाती हैं तो मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो अगर बात वैसी आएगी तो जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन ये बात भी सही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें झूठ थी, मुझे क्लियर करना था, तो मैंने अपनी तरफ से वो बात रखी। बाकी उन्होंने अपनी तरफ से बात कह दी है, कोर्ट में बात रखेंगे अगर इसी प्रकार की कोई बात आएगी तो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी, आपने अपनी बातें रखी और आपने बताया कि रोहिणी जी किस प्रकार से जो अपनी बयानबाजी कर रही हैं, जो मीडिया में आकर के खाली एक पक्ष की बातें कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी का पक्ष रखने में आप साफ तौर पे ये सारी चीज़ें बताएं कि क्या, कब, कैसे और कहाँ। देखिए, मैं चंद्रशेखर जी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, ये मेरा पक्ष है और मैं ये पक्ष इसलिए रख रहा हूँ कि जो बातें उनकी ओर से कही आपका भी उसमें उनसे मिलवाने में आपका भी एक थोड़ा सा रोल था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया कि आप हमारे साथ जुड़िए और ये चीज़ों को क्लियर करिए। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं भी यही चाहता था कि भाई वो लोगों के सामने भी जाए, जनता के सामने जाए कि जो बातें हो रही है वो निराधार बातें हैं, झूठी हैं। और मैं समझता हूं कि वो झूठा फेम पाने के लिए और किसी और अन्य राजनीतिक दलों के षड्यंत्र के तहत एक एजेंडे को चलाने के लिए सब किया जा रहा है। ठीक है, तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को। एक सर, आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है जी। आपके माध्यम से कभी रोहिणी जी से आपकी बात हो तो आप उनसे जी कि जी पहला आपको स्कॉलरशिप कैसे मिली, और वो मिली होगी तो हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन होता है सरकार में, तो हर छोटी चीज का। हाँ, तो आप सिद्ध करने के लिए डॉक्यूमेंट दीजिए। दूसरी, उनने उनकी माताजी का जिक्र किया, उसके बारे में भी आप क्लियरफाई की थी उनसे।
आपको ठीक है। स्कॉलरशिप मिली है तो क्या आपने रिकमेंडेशन से वो स्कॉलरशिप ली या आपको एसटी की सीट कैसे मिल गई, और स्कॉलरशिप मिली है तो एक्चुअल आंकड़ा बताइए कितना आंकड़ा आपको मिला है, ठीक, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल चीज़ें पता चल जाएगी। फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर ये कहा तो ये विनोद यादव अम्बेडकर जब ये बात कह रहा है कि अब आपको 2021 में बता चुका हूँ, देखो मैं ये बात जब कहने लगा उनने कल मुझे धमकी भरा कॉल कर दिया, तो ये बात भी क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो है वो उनकी तरफ से झूठ फैलाया जा रहा था, और मेरे बात रखने पर बौखला गई वो, उन्होंने मुझे कॉल कर दिया, धमकी देती मुझे मेरे निजी जीवन पर भी टिप्पणी करी, मेरी बेटी के बारे में बोला उन्होंने, और फिर उन्होंने मुझे ये धमकी दे दी कि मैं भीम आर्मी को ख़त्म कर दूंगी, मतलब इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहते, जिस आंदोलन का नाम वो लेती है रोज अपने उसमें। तो ये सवाल है मेरे, आप जब उनसे बात हो तो ज़रूर पूछना प्लीज़ उनसे। तो क्या ये मीटू की तरह एक नई शुरुआत हो सकती है या फिर साजिश? हम तो रोहिणी घावरी को दोषी ठहरा रहे हैं, ना चंद्रशेखर को बेकसूर कह रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जब एक महिला गंभीर आरोप लगाती है और वह भी राजनीतिक ताकत के खिलाफ, तो उसे सुनना जरूरी हो जाता है, जो कि आज की पूरी मीडिया ये कर रही है। तो चलिए खत्म करते हैं इस शो को, और ये बताना चाहूँगा कि क्या ये मीटू की तरह एक नई शुरुआत हो सकती है या फिर एक साजिश? हम तो रोहिणी घावरी को दोषी ठहरा नहीं रहे हैं और ना ही चंद्रशेखर को बेकसूर कह रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जब एक महिला गंभीर आरोप लगाती है और वह भी राजनीतिक ताकत के खिलाफ, तो उसे सुनना जरूरी हो जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद की छवि क्रांतिकारी नेता की तरह रही है, लेकिन क्या निजी जीवन की सच्चाई अब उस छवि पर असर जरूर डाल रही है? क्या संगठन इस मामले को दबाएगा या फिर साहस दिखाकर निष्पक्ष जांच को समर्थन देगा? फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवभारत लाइव। मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी।